अनफेयर तरीके से जजमेंट वगैरह दे, तो पार्लियामेंट उस जज को उठा के फेंक भी सकती है, इम्पीचमेंट कर सकती है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज या किसी भी जज का हो सकता है। लेकिन तुम्हारा आर्टिकल 15 का तो क्या हुआ, आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ, और अगर आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, दो चीजें कर सकते हो। पीआईएल और एसएल ऐसी चीज है, पीआईएल या एसएल ऐसी चीज है, इसमें क्या होता है, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके इंपॉर्टेंस के लिए और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए भी क्या करते हो, कोर्ट के पास जाते हो, इसको पीआईएल या एसएल बोला जाता है। हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने, और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर जुडिशरी का वन शॉट, पूरा की पूरा चैप्टर समझने वाले हैं इस वाली वीडियो में। आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जुडिशरी के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता लगने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये जो हम लोगों को पूछ रहा है वो ये है कि व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जुडिशरी है क्या। जुडिशरी का मतलब कोर्ट सिस्टम, आगे ना, किसका सिस्टम, कोर्ट का सिस्टम। अब कोर्ट का क्या सिस्टम है इंडिया में, आगे ना, हम लोगों ने कई बार नाम सुने हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, और हम लोगों ने क्या सिटी कोर्ट्स, ग्राम न्यायालय एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम सुने, लेकिन एक्चुअली में ये जुडिशरी है क्या। ठीक है, देखिए क्या बता रहा है, द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो जुडिशरी का काम क्या है, कोर्ट्स का काम क्या है, कोर्ट्स का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। कानून की चलेगी, कानून के अलावा किसी की नहीं चलेगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। कानून के सामने हर एक बंदा क्या है, बराबर है। इसी वजह से ये बोल रहा है क्या, कोर्ट का काम है कानून को प्रोटेक्ट करना, प्लस क्या, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून के सामने सबको बराबर समझना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, उसको गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चलते रहने में या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश को चलाने में सबसे बड़ा रोल किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो द गारंटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज याद रखनी है हम लोगों को। आगे देखिए क्या बता रही है, इट सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस with the law and ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship। ये क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी क्या करता है, कोर्ट सिस्टम क्या करता है हमारा, इट्स सेफगार्ड राइट्स, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इनको प्रोटेक्ट करके रखता है कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट। है ना, हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाए, राइट वाले चैप्टर में हम लोगों ने किया कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत और बोलेंगे कि भैया हमारा फंडामेंटल राइट क्या हो चुका है, वॉयलेट हो चुका है, फटाफट से क्या कर दो, हमारा राइट को रिस्टोर करके दो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा राइट वापस रिस्टोर करके देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, it safeguards rights of the individual, settles disputes in accordance with the law। और ये बोल रहा है कि कानून के तरीके से ये क्या करता है, लड़ाइयों को, झगड़े को क्या करता है, सेटल करवाता है। and ensures that democracy does not give way to individual और group dictatorship। और ये बोलता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी को बनाए रखेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी वाला सिस्टम। यानी क्या करता है ये किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक ग्रुप को तानाशाह बनने नहीं देता, डिक्टेटर बनने नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू ऑल दिस इट इज नेसेसरी दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रेशर। और इसी वजह से जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से जुडिशरी जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, इसका इंडिपेंडेंट होना, फ्री रहना सारे पॉलिटिकल प्रेशर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर है, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो क्या कर सकता है, जजेस को भी निकाल सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अपने हिसाब से जजेस बिठा सकता है, फिर जज जो है वो अपने हिसाब से जजमेंट थोड़ी देगा, वो तो किसके हिसाब से देगा, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से या प्रेसिडेंट के हिसाब से जजमेंट दे रहा है। आगे ना, इसका मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लोग क्या करना है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देना है ताकि वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सके, ताकि वो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को मेंटेन कर सके, ताकि वो फ्री एंड फेयर तरीके से क्या कर सके, जजमेंट दे सके और इंसाफ कर सके। इसी वजह से इंडिपेंडेंस चाहिए हम लोगों को जुडिशरी की, और इसी वजह से जुडिशरी के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। देन आगे आते, आगे देखिए क्या बता रहा है हमें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। The other organs of the government like the executive and legislature must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice। और ये बोल रहा है कि देखो, कोई अगर तुम्हें पूछे कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं, तो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है क्या, एग्जीक्यूटिव, एक होता है क्या, लेजिस्लेचर, एक होता है क्या, जुडिशरी। तीनों चैप्टर्स है हमारे पास, आगे ना।
लेजिस्लेचर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट वगैरह के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा वगैरह यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। बोलो ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है, ठीक है। संसद के बारे में पढ़ते हैं, विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम लोग दो एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में हम लोग देखते हैं IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स एक्सेट्रा आते हैं, आगे ना। और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में हम लोग देखते हैं क्या, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, जो 5 साल के लिए आते हैं सिर्फ, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव, ये ऑफिसर्स या ये मंत्री शंत्री, और ये जो लेजिस्लेचर है MPs MLAs, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगर ये लोग जुडिशरी को कंट्रोल करने लग जाए तो जुडिशरी फ्री तरीके से काम नहीं कर सकती और लोगों को जस्टिस नहीं दे सकती, और इसी वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज नेसेसरी। क्लियर है? 3 ऑर्गन्स पता लग गए डेमोक्रेसी क्या है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच इज द 4th ऑर्गन और विच इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो क्या आंसर देंगे हम लोग कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज, कौन सा है चौथा पिलर डेमोक्रेसी का? तो चौथा पिलर डेमोक्रेसी का है कौन सा? मीडिया, ठीक है। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडिया को बोला जाता है, अगर मीडिया फ्री एंड फेयर तरीके से काम करे, अच्छे से बात करे, मतलब अच्छे से क्वेश्चन करे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का काम करे, तो डेमोक्रेसी बरकरार रहती है, डेमोक्रेसी चलती रहती है अच्छे से उस कंट्री में। समझ में आ गया? आगे बढ़े, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे आते थोड़ा सा, देखिए आगे क्या बता रहा है ये। द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। और ये क्या बोल रहा है, जो दूसरे ऑर्गन्स है, आगे दूसरे ऑर्गन्स का मतलब कौन से? एग्जीक्यूटिव। दूसरे ऑर्गन्स का मतलब लेजिस्लेचर। ये जो दूसरे ऑर्गन्स है, ये लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसके साथ? जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स के साथ। आगे ना, मान लो कि तुम्हारा केस चल रहा है, ठीक है, तुम्हें क्या कर लिया, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया बिना बात के, और तुम्हारे पे इल्जाम लग गया चोरी का, और तुम्हें उठा के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। अब तुम इंसाफ मांगने के लिए कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे, वकील करोगे, ठीक है। और पता चला कि जिसने तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाया है वो किसी मिनिस्टर का बेटा है। मिनिस्टर ने जज को कॉल कर दिया और बोल दिया कि भाई इसको क्या करना है, 7 साल की सज़ा देनी है। हालांकि चोरी की 7 साल की तो सज़ा नहीं होती है, लेकिन 7 साल की सज़ा देनी बोल दिया। तो अब सीन क्या हो, तुम्हारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है ना। क्यों? क्योंकि अदर ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी यानी कि एग्जीक्यूटिव, या फिर एग्जीक्यूटिव जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर आ रहा है या फिर कोई मंत्री वगैरह आ रहा है, उसने कॉल कर रहा, इंटरफेयर करा किसके साथ? इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। तुम लोग फंस गए। तो क्या जुडिशरी बिना फियर के काम कर रही है? नहीं कर रही। जुडिशरी डर के काम कर रही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी वजह से जुडिशरी या कोर्ट्स को फ्री तरीके से बिना डर के काम करने दिया जाना चाहिए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता भी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है इन सारी की सारी चीज़ों से। देखिए क्या बता रहा है, द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी। जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर एंड फेवर। और ये क्या बोल रहा है? बिना डर के, बिना फेवर के, ना तो किसी की साइड लेनी है, ना किसी से डरना है। तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब वगैरह पे आती है, बहुत सारी रील्स आती है जजेस की, तो जज डरता नहीं है किसी से। मंत्री भी सामने अगर खड़े हो तो भी क्या ढंग से बात करनी पड़ती है उसको, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से, किसी भी कोर्ट के जज से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज से, सेशन कोर्ट के जज से, ठीक है। IPS IAS ऑफिसर्स आते हैं तो क्या करते हैं? टोपी निकाल के साइड में रख लेते हैं, सैल्यूट करते हैं, पहले आके करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास पावर है, ये लोग इंडिपेंडेंट है, नौकरी खा सकते हैं तुम्हारी, सस्पेंड कर सकते हैं 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि जजेस के पास वो पावर दे रखी है। किसने? जजेस के पास वो पावर दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो समझ में आ गया हम लोगों को कि क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए जुडिशरी। आगे देखिए क्या बता रहा है, जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। और ये हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट तो है ही, आगे ना 3 पार्ट्स है हम लोगों ने देखा। कौन से पार्ट? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और तीसरा क्या है? जुडिशरी है। तो बिना जुडिशरी के हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अधूरा है। It is therefore accountable to the constitution, to the democratic traditions and to the people of the country। और इसी वजह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जवाबदेही है किसको? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। आगे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट गलती करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पुंगी बजा सकता है सुप्रीम कोर्ट की। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को क्या दे रखा है? पावर दे रखा है कि अगर कोई जज क्या करे, अनफेयर तरीके से जजमेंट वगैरह दे, तो पार्लियामेंट उस जज को उठा के फेंक भी सकती है, इम्पीचमेंट कर सकती है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, या किसी भी जज का हो सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? इट इज देयरफॉर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? द जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द जुडिशरी इज ऑल्सो द गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस,
डेमोक्रेसी को बरकरार रखते हुए चलना पड़ेगा, एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री, और सारे के सारे इंडिया के लोगों के लिए ये क्या है, जवाबदेही है। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा हर डिसीजन का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आगे आते अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब क्वेश्चन ये है कि जजेस को अपॉइंट कैसे करा जाता है, ऐसे ही किसी को भी बना दिया जाता है। ठीक है, पहले तो आप लोगों को पता हो तो PCSJ का एग्जाम आता है। ठीक है, जिसको भी जज बनना है पहले लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों को, उसके बाद PCSJ प्रोविंशियल कमीशन ऑफ स्टेट जुडिशरी का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे ही वो एग्जाम आप लोग क्लियर करते हो, ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद आप लोग डायरेक्ट सेशन कोर्ट में एज एन एडिशनल जज वगैरह वगैरह लग जाते हो। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों की तरक्की होती जाती है। कैसे अपॉइंट किया जाता है जजेस को देखते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैज नेवर बीन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी। और ये बोल रहा है कि जजेस को अपॉइंट करना हमेशा से एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी बनी रही है इंडिया में। ठीक है, क्यों? देखो क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये बोल रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री शंत्री, जितने भी मंत्री हैं हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंटरफेयर करते हैं किसको जज बनाना है, किसको जज नहीं बनाना। क्यों? जज एक इंपॉर्टेंट पोजीशन वाला बंदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। सोचो कितना पावरफुल होगा। आगे ना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, राज्यपाल जिसको बोला जाता है, ठीक है, हर स्टेट में होता है गवर्नर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये सारे के सारे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, कि कौन जज बनना चाहिए, कौन जज नहीं बनना चाहिए। इसको क्या करते हैं लोग, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ओवर द ईयर्स अ कन्वेंशन हैड डेवलप्ड वेयर बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यह भी सुनना। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, सुप्रीम कोर्ट, तो पेपर में ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट बना कब था। तो ये भी याद रख लेना कि सुप्रीम कोर्ट हमारा बना था 28 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। 28 जनवरी को 2 दिन बाद हम लोगों ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट बनाया। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तब हमारे पास 7+1 जजेस थे। सर 7+1 मतलब 7 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और एक सुप्रीम कोर्ट का हेड जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए किसको, तो ये बोला गया कि जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, इन 8 जनों में सबसे ज्यादा एज जिसकी होगी, उस बंदे को क्या बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJI बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब चाहे 50 साल का बंदा क्या हो, सबसे ज्यादा एज वाला हो, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा और तब तक रहेगा जब तक रिटायर नहीं होगा। और रिटायर होते हैं लोग 65 ईयर्स ऑफ एज में। ठीक है, तो 15 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। अगर कोई 62 साल का आदमी है तो वो 2-3 साल के लिए रहेगा, 65 ईयर्स तक ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, शुरू से ऐसा ही सिस्टम चला जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये वाला सिस्टम कभी टूटा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीनियर मोस्ट की जगह किसी और को बना दिया हो? हुआ है। ठीक है, कब कब हुआ है, किसने किसने किया है, सारी की सारी बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या बता रहा है आगे। दिस कन्वेंशन वॉज हाउएवर ब्रोकन ट्वाइस। ये बोल रहा है कि ये चीजें 2 बार तोड़ी गई। सीनियर मोस्ट जज की बजाय किसी और को जज बना दिया गया। ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। ठीक है, देखिए कब कब। 1973, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। इन 1973 A.N. Ray was appointed as Chief Justice of India, superseding 3 senior judges। 1973 किसकी सरकार है? 1973 में इंदिरा गांधी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। और इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में 1973 में 3 जजेस थे जिनकी एज A.N. Ray से ज़्यादा थी, और फिर भी इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ था ये आप लोग मुझसे पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास की क्लासेस होती है ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आप लोग मेरे साथ जुड़ना भूलना मत बिल्कुल भी। डन। दूसरी चीज क्या बता रहा है, जस्टिस M.H. बेग वॉज अपॉइंटेड सुपरसीडिंग जस्टिस H.R. खन्ना 1975। M.H. बेग को क्या करा गया था, H.R. खन्ना वॉज द सीनियर मोस्ट, और इसकी जगह पर M.H. बेग को क्या कर दिया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। 1975 में भी किसकी सरकार है, इंदिरा गांधी की है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, 2 बार ये कन्वेंशन तोड़ा है। 2 बार सीनियर मोस्ट जज की बजाय किसी और को क्या कर दिया गया, जज बना दिया गया। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जजेस को अपॉइंट कौन करता है, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। डन है, बड़े आगे, चलिए आगे आते हैं।
The other judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President after consulting the Chief Justice of India. ये बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये तो सीनियर मोस्ट बंदा है, सीनियर मोस्ट एज के हिसाब से, ठीक है। और बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट में टोटल स्टार्टिंग में कितने जजेस थे? 8 जजेस थे। आज के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है? तो सुप्रीम कोर्ट में आज की बात करें तो आज के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट में 33+1 का सिस्टम है। 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, हु इज द हेड ऑफ जुडिशरी, हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट कितने हमारे पास? एक ही है, आगे ना, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप ध्यान से सुनो, ये जो 33 है ये क्या है? जजेस है। कह रहा है इन जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है? किसको हाई कोर्ट से लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, या किस बंदे को यहाँ पर जज बना दिया जाएगा? तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर किसको अपॉइंट किया जाएगा, इसके लिए कंसल्ट किया जाता है, पूछा जाता है। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। मतलब एक बार जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना वो डिसाइड करेगा कि अदर 33 जजेस जो है, या फिर जहाँ पर भी वैकेंट सीट्स है, ठीक है। अब 33 जजेस जरूरी नहीं है कि सारी की सारी सीट खाली हो, आगे ना, मान लो 10 सीट खाली है, तो उन 10 सीट के ऊपर कौन आएगा, कौन हाई कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ये कंसल्ट किया जाता है किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नाम देता है, गवर्नमेंट उन नामों में से कुछ लोगों को अपॉइंट कर देती है एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? वो पोजीशन कौन देता है उनको, ठीक है? तो वो पोजीशन देता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। आगे देखिए क्या बता रहा है, द फाइनल डिसीजंस इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट रेस्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और बोल रहा है कि लास्ट डिसीजन कौन लेता है ये? तो बोल रहा है कि लास्ट डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर का जो मंत्रिमंडल है, जो क्या है, मिनिस्टर्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स बनेंगे। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसी को अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो ये लोग मिलकर क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। नाम कौन दे रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ नाम दे रहा है, उस नाम में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगा। कौन सिलेक्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर, और क्या कर दिया जाएगा? उसको फिर प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट करवा दिया जाएगा। डन। देखिए क्या बता रहा है आगे, दिस मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन बिटवीन 1982 एंड 1998। और ये मैटर जो है बार बार किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने आता गया 1982 से 1998 तक, कि ये थोड़ा सिस्टम चेंज कर दिया जाए, है ना, गवर्नमेंट का हाथ जो है कम कर दिया जाए। तो बहुत सारे अलग अलग केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट में आते रहेंगे 1982 से लेकर 1998 तक। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज सजेस्टेड दैट द चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड नेम्स ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। तो अब क्या डिसाइड किया? अब के टाइम पीरियड में क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अच्छा देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर अच्छे से बनती होगी तो प्राइम मिनिस्टर चुपके से इसको पैसे पूसे दे देगा, इसको बोलेगा पोषण दे देंगे, देखो ऐसा कर देंगे, राज्यसभा का मेंबर बना देंगे, रिटायर होने के बाद टेंशन मत लेना, ठीक है, तेरे को क्या करेंगे, फुल इज्जत देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। और ये इन्फ्लुएंस हो गया तो प्राइम मिनिस्टर से, तो ये गड़बड़ी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग नाम दे सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने, आगे ना, और फिर यही लोग क्या कर देंगे, उसको अपॉइंट कर देंगे। तो ये तो सही चीज़ नहीं है। तो अब क्या डिसाइड किया? ये डिसाइड किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 और जजेस, 4 मोर जजेस, ये सब लोग मिलकर, ये 5 जने मिलकर क्या करेंगे? वो नाम सिलेक्ट करेंगे, नेम सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये नेम सिलेक्ट करेंगे और फिर ये लोग देंगे इन नामों को किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है। और फिर ये लोग लास्ट में डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है, लेकिन अपॉइंट इन्हीं नामों में से करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डन। देखिए क्या बता रहा है, Thus the Supreme Court has established the principle of collegiality in making recommendations for appointments। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? कलेजियम सिस्टम लेकर आया है। कलेजियम सिस्टम, इसमें क्या होगा? कलेजियम बैठेगा। कलेजियम मतलब क्या? ग्रुप ऑफ जजेस बैठ रहा है, ग्रुप ऑफ जजेस डिसाइड कर रहा है कि कौन से नाम दिए जाए। ग्रुप ऑफ जजेस नाम दे रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फिर क्या कर रहे हैं? उन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं उनके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 सीट्स खाली है तो 10 नाम दिए गए,
उन 10 में से 4 सिलेक्ट करेगा कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और वो लोग उसको क्या बना देंगे? जज बना देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस। क्या जजेस को निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। जजेस को निकालना, वैसे प्रेसिडेंट जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको निकालने के प्रोसीजर को इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया जाता है, तो वही इम्पीचमेंट वर्ड जो है रिमूवल ऑफ जजेस के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इम्पीचमेंट ये वर्ड पर्टिकुलरली किसके लिए यूज करा जाता है, किसके रिमूवल के लिए यूज किया जाता है, तो आंसर प्रेसिडेंट ही आएगा। ठीक है, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन रिमूवल ऑफ जजेस को कैसे निकाला जा सकता है, देखिए क्या बता रहा है। द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये बोल रहा है क्या? देखो, इनको इंडिपेंडेंट रखा है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करी है, इनको पावर्स दे रखी है, तुम इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तुम लोग सरकार के अगेंस्ट में भी डिसीजन ले सकते हो, बिना डर के डिसीजन ले सकते हो, तुम फ्री हो। समझ में आ रहा नहीं यार? फेयर तरीके से जजमेंट वगैरह दो। इसका मतलब अगर इन लोगों ने, अगर इनके पास इंडिपेंडेंस ना होती, किसके पास? जजेस के पास, और अगर इनको डर रहता अपनी नौकरी खोने का, तो ये जजमेंट अपने हिसाब से नहीं दे पाते, फ्री तरीके से नहीं दे पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सरकार के अगेंस्ट में नहीं बोल पाते। अब मान लो कि इस बंदे ने सरकार के अगेंस्ट में बोल दिया और सरकार को पसंद नहीं आया, तो सरकार क्या कर देगी? इसको तो निकाल देगी, है ना? इसी वजह से जजेस को निकालने का प्रोसीजर भी क्या है? बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, कैसे डिफिकल्ट है आइए देखते हैं। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये बोल रहा है कि किस बेसिस पे निकाला जा सकता है? दो चीजों के बेसिस पे। क्या? मिसबिहेवियर। ठीक है, मिसबिहेवियर का मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, इलीगल तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या निकाला जा सकता है। दूसरा क्या? इनकैपेसिटी, कि भैया जज को तो केस ही समझ में नहीं आ रहा क्या है, इसकी उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है। ठीक है, पता नहीं कैसे आ गया यहाँ तक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, इतना इसको एक्सपीरियंस लगी नहीं रहा, गलत जजमेंट सुना रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? तो इस बेसिस पे पार्लियामेंट क्या कर सकता है? इनको निकाल सकता है। और मोशन कंटेनिंग द चार्जेस अगेंस्ट द जज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये क्या बोल रहा है कि इतने आसानी से निकाला नहीं जा सकता। क्या होना चाहिए? ये हमारे पास है लोकसभा, क्या है? लोकसभा। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास राज्यसभा। पार्लियामेंट के 3 पार्ट है। अरे बोलो भैया, राज्यसभा, लोकसभा, तीसरा पार्ट क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर जज को निकालना है, 3 पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट है, जज को निकालना है, तो क्या करा जाए? सबसे पहले किसी भी हाउस में लेकर आ सकते हैं हम लोग क्या? इस बिल को या इस मोशन को जज को निकालने के लिए। मान लो कि जज का नाम है क्या? अमरेश। मान लो अमरेश नाम है जज का। ठीक है, इस अमरेश को क्या करना है? निकालना है हम लोगों को, या लोकसभा राज्यसभा के या गवर्नमेंट को निकालना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले लोकसभा में इस मोशन को लेकर आएगी, बोलेगी कि भैया हम लोग निकालने का बिल लेकर आए। ठीक है, अमरेश के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, अगर 2/3 मेजोरिटी बोलती है कि भैया निकालो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, चला जाएगा कहाँ पर? राज्यसभा के पास। राज्यसभा वाला 2/3 मेंबर बोल देगा कि इसको निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और इस तरीके से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा किसको? जज को। समझ में आ गया? तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी अपन कहते हैं 2/3 मेजोरिटी को। आगे ना, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 543। तो 543 को क्या कर दो? 3 से डिवाइड कर दो, और लगभग अरे करके देखो ना यार, 543 को 3 से डिवाइड करो। 543 डिवाइड बाय 3 कितना आया? 3 2 जा 3 1 जा 3 कितना आया? 24। 3 कितने जा? 3 7 जा 21, 3 8 जा 64, सॉरी 3 8 जा 24। ठीक से सही तो है। 003 कितना आया? 3 1 जा 181। 181 प्लस 181 कितना हो गया? 2 8 8 16 362। अगर 362 लोगों ने बोल दिया क्या कि भैया ये जज गलत है, इसको निकाल दो, तब जाके ये आगे जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में कितने मेंबर्स है? 245 में से 2/3 लोगों ने बोल दिया कि भैया जज ठीक नहीं है, तब जाके आगे जाएगा ये। ठीक है, तो बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि लोकसभा में राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ सरकार के लोग बैठे हो, अपोजिशन पार्टीज भी तो बैठती है, तो वो इतनी आसानी से क्या नहीं कर देगी? सरकार की चलनी नहीं देगी। ठीक है, तो जजेस को निकालने का प्रोसीजर जो है वो बहुत मुश्किल है, और आज तक किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाला नहीं गया है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए मोशन जरूर चले। ठीक है, एक हमारे पास जज थे 2018 के आसपास, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम था दीपक मिश्रा। ठीक है, तो उनको निकालने के लिए मोशन जो है सरकार ने चलाया था। डन, बड़े आगे, चलिए आगे चलते हैं।
while in making appointments the executive plays a crucial role, the legislature has the powers of removal। तो ये क्या बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट में तो अपॉइंटमेंट मतलब जज को अपॉइंट करने के लिए तो एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन रिमूवल सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कर रहे, रिमूवल पूरा के पूरा लेजिस्लेचर, पूरा के पूरा पार्लियामेंट कर रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे पार्लियामेंट की राय की जरूरत नहीं होती है जब जज को अपॉइंट करना होता है, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राय की जरूरत होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताते हैं किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं अपॉइंट करना। लेकिन रिमूवल के टाइम पीरियड में पूरा के पूरा पार्लियामेंट, अपोजिशन पार्टीज भी क्या करती है, इसमें वोट करती है, इसको निकाला जाना चाहिए या नहीं निकाला जाना चाहिए। ठीक है, तो प्रोसेस मुश्किल रखा गया है जजेस को हटाने का। दिस हैज एंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। और इसी वजह से क्या है, इस सिस्टम ने क्या कर रखा है, बैलेंस ऑफ पावर को भी मेंटेन करके रखा है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी क्या करता है, ये एंश्योर करता है। क्लियर? सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। और ये बोल रहा है कि आज तक सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, एक बार क्या हुआ है, जज को रिमूव करने का प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने का पार्लियामेंट के सामने प्रोसीजर आया एक ही बार। ठीक है, आइए आगे आते। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनना है, क्या, जुडिशरी का स्ट्रक्चर समझना है। अब जुडिशरी का स्ट्रक्चर समझो। सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट कौन सा है हमारे पास, तो सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट है ही नहीं इंडिया में। इसके नीचे सारे के सारे हाई कोर्ट्स, सारे के सारे हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, 25 हाई कोर्ट्स है। आगे ना, स्टेट्स कितने, 28, लेकिन कोर्ट्स कितने हमारे पास, 25। ये भी याद रखना। इसके बाद नीचे क्या होगा, फिर वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या है, 3 टायर सिस्टम है कोर्ट का। ठीक है, 3 स्टेप में सिस्टम चलता है। सबसे ज्यादा पावर जो सबसे ऊपर बैठा है, उससे कम पावर उसके नीचे वाले में, उससे कम पावर उसके नीचे वाले में। ठीक है, मतलब इनके पास, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या आया, कोई केस आया, तो इसकी लिमिटेशन है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, 7 साल की सजा दे सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट वाले के पास पावर क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, 14 साल की सजा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है कि भैया ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है, मतलब क्या, फांसी की सजा भी दे सकता है। तो इस तरीके से क्या है, इनका जुरिस्डिक्शन जितनी ज्यादा हाई लेवल पे जाते जाएंगे, इनका जुरिस्डिक्शन बढ़ता जाएगा, इनकी हद बढ़ती जाएगी, इनकी पावर्स बढ़ती जाएगी। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। याद रखना है इसको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में आ जाएगी किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो इट हैज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या बता रहा है, इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ बकैती नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट के साथ नो बकैती। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो कह दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्या कि भैया तुम्हें ये चीज माननी है, मतलब माननी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिन नहीं है रात है, तो हाई कोर्ट को बोलना पड़ेगा रात है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलना पड़ेगा रात है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस बाइंडिंग है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो ये बोलेगा वो इसको भी मानना है, इसको भी मानना है, इसके नीचे वाले कोर्ट्स को भी मानना है, ग्राम न्यायालय इसको भी मानना है, सिटी कोर्ट्स को भी मानना है, फैमिली कोर्ट्स को भी मानना है, सबको मानना है। क्लियर? ठीक है, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट की जज, मतलब मान लो कि ये मुंबई हाई कोर्ट का कोई एक जज है, मुंबई हाई कोर्ट का कोई एक जज है यहां बैठा हुआ, ठीक है, और यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जज है यहां बैठा हुआ है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इधर के जज को इधर ले आए, इधर के जज को इधर ले आए, ट्रांसफर ऑफ जजेस कर सकता है अपने हिसाब से। क्यों कि भैया दादा है वो, ये पापा है, ये क्या है, बेटा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसको जैसा चाहे वैसा कर सकता है। दादा सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। ये बोल रहा है कि किसी भी कोर्ट से केस अपने पास ले सकता है, यानी कि हाई कोर्ट का कोई भी केस अपने पास ले सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी केस अपने पास ले सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी केस हाई कोर्ट को दे सकता है, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो केसेस को क्या कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। आगे देखिए बता रहा है, कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो, मुंबई हाई कोर्ट का कोई केस है, लेकिन हाई प्रोफाइल केस है, मुंबई हाई कोर्ट से सॉल्व नहीं हो रहा है, या मुंबई हाई कोर्ट से ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेटर रहेगा इस केस को सॉल्व करने का, तो यहाँ पे केस क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। उसकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट को जैसा लगेगा वैसा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है?
डन है, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है। हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर्स है, अच्छी खासी बहुत ज्यादा पावर्स है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऑफकोर्स कम होगा। पापा है ना, ये बाप है, ठीक है, वो दादा था। देखिए क्या बता रहा है, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो नीचे वाले कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है, यहां से जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम हो, तुम्हारे पे इल्जाम लग गया किसका, मर्डर का, तुम्हारे पे धारा लग गई कौन सी, 302, धारा 302 लग गई है तुम्हारे पे, मर्डर करा तुमने, और तुम कह रहे हो कि भैया यार मैंने नहीं करा मर्डर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या बोल दिया कि भैया मर्डर करा है इसने, 7 साल की सजा, ठीक है। तो अब सीन क्या हो जाएगा, तुम इंसाफ मांगने कहाँ जाओगे, तुम इंसाफ के किससे मांगोगे, हाई कोर्ट से। मतलब तुम क्या करोगे, तुम अपील करोगे हाई कोर्ट में और बोलोगे कि भैया मुझे इंसाफ दिलवाओ, ये इसने गलत जजमेंट दिया है कि ना। अगर हाई कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, अपील करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो बंदा है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है तुम्हारा नाम, जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है, ये बंदा क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट लोअर कोर्ट से, नीचे वाले कोर्ट से क्या कर सकता है, नीचे वाले कोर्ट्स की अपील को सुनता है, यही लिखा है। कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। दूसरा, कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। अब रिट्स क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, वायलेट हुआ है, तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट जो है तुम्हें मिल नहीं रहा, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो या हाई कोर्ट के पास जाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है तुम्हारे पास, है ना। कौन सा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारा आर्टिकल 15 का तो क्या हुआ, आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ। और अगर आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 2 चीजें कर सकते हो। या तो तुम लोग जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हो कि भैया तू गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तू हमारा फंडामेंटल राइट रिस्टोर करके दे मुझे, आगे ना। और आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत तुम हाई कोर्ट भी जा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब तुम जाते हो किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास, और तुम उसको बोलते हो क्या कि भैया मेरा राइट जो है वो वायलेट हुआ है, मुझे अपना राइट वापस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, रिट्स जारी करते हैं। रिट्स क्या है, रिट्स कुछ नहीं है, ऑर्डर्स है। रिट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्स। 5 अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इन ऑर्डर्स को क्या बोला जाता है, रिट्स बोला जाता है। मैंडेमस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, रिट्स है। हैबियस कॉर्पस, ठीक है। तो ये जो रिट्स है ये इशू कौन करता है, रिट्स आर इशूड बाय द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट फॉर व्हाट, टू रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन हु आस्क्ड फॉर इट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स, डन है, क्लियर है। आगे आते हैं, कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो जो इसके जुरिस्डिक्शन में, जो जो इसके हद में केसेस आते हैं, वो सारे के सारे केसेस को क्या कर सकता है, ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट, एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट। और ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट, इसके नीचे जितने भी कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सिटी कोर्ट्स है, फैमिली कोर्ट्स है, ठीक है, डाइवोर्स कोर्ट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्राम न्यायालय है, ये इन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, डन है। हाई कोर्ट समझ में आ गया, पक्का 100%। कमेंट करके बताओ कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये भी बताना मुझे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है ये, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नीचे आए, तीसरे नंबर पे आए, बेटे के पास आ गए हम लोग। तो इसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होगी, हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के आसपास भी पावर नहीं है इसकी, लेकिन पावर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पावर इनके मुकाबले में नहीं है, लेकिन पावर है। तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पावर है, मेरे से बहुत ज़्यादा पावर है इसके पास। देखिए क्या बता रहा है, डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में जो भी केसेस आ रहे वो कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेगा। स्टेट में जितने भी केसेस आ रहे वो हाई कोर्ट देखेगा। कंट्री में जितने भी आ रहे वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कंसिडर्स अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट्स। ये बोला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे उनकी अपील को ये सुनता है, आगे ना। फैमिली कोर्ट हो गया, सिटी कोर्ट्स हो गए, ठीक है, ग्राम न्यायालय हो गए। अगर इसमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं कि भैया आई विल सी यू इन द कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता हूँ यहाँ पे तूने मुझे क्या नहीं दिया, यहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिला है, ऊपर देखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपील्स सुनता है किसकी, लोअर कोर्ट्स की, ठीक है। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, और क्रिमिनल ऑफेंसेस के
ऑफेंसेस के जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। देखो केसेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं केसेस दो टाइप के, एक होते हैं सिविल केसेस, एक होते हैं क्रिमिनल केसेस, ठीक है। सिविल केसेस में क्या नहीं होता, सजा नहीं मिलती तुम्हें। क्रिमिनल केसेस में तुम्हें सजा मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिविल केसेस जैसे डाइवोर्स, ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ अलग होना है तो जेल में उठा के थोड़े डालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर प्रॉपर्टी के क्या है, प्रॉपर्टी का बंटवारा वाला सिस्टम है, ठीक है, तो वो भी क्या एक सिविल केस है। तुम्हारी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो जिसने कब्जा कर लिया है उसको जेल में थोड़ी डाल देंगे। हाँ, इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया तो वो क्राइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या लेकिन दोनों के पास डॉक्यूमेंट है, दोनों कह रहे हैं कि भैया हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सिविल केस हो गया। तो प्रॉपर्टी वाली मैटर्स और किसके, डाइवोर्स वाले मैटर्स, शादी वाले मैटर्स, वो सारे क्या है, सिविल केसेस है, इसमें सजा नहीं होती है। क्रिमिनल केसेस में सजा होती है। तो क्रिमिनल केसेस को डील करना कौन स्टार्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे क्रिमिनल केसेस के बारे में बात ही नहीं होती है। तो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस कहाँ पर जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हैं। डन, क्लियर। मर्डर सारा इधर जा रहा है, ठीक है, छेड़खानी वगैरह सब इधर जा रहा है। डन, क्राइम है। आगे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब क्या, उसके नीचे के लोअर कोर्ट्स और भी नीचे वाले कोर्ट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट्स, उसकी बात कर रहा है। कंसिडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, ये बोल रहा है क्या, छोटे छोटे सिविल केसेस, ठीक है, छोटे छोटे कौन से, क्रिमिनल केसेस, वो कौन देखता है, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखते हैं, फैमिली कोर्ट, सिटी कोर्ट टाइप। डन, आगे आते हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कैसी है, ठीक है, इसकी हद कितनी है, ठीक है, ये पावरफुल कितना है और किस तरीके के केसेस आते हैं इसके पास। तो ये बोल रहा है कि 4 तरीके की या 5-6 तरीके की क्या है इसके पास जुरिस्डिक्शन है। एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्या होता है बात करेंगे। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिट्स और स्पेशल पावर्स। इन 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखो क्या होता है, सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं कि इंडिया जो है, इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है। क्या है, इंडिया एक क्वासी फेडरल कंट्री है। क्वेश्चन ये है कि क्वासी फेडरल क्या होता है। देखो फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है, फेडरल उस कंट्री को बोलते हैं जहां पर डुअल गवर्नमेंट होती है। क्या होती है, डुअल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनती है और स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग रहने वाले हो इंडिया के, तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसमें बीजेपी की सरकार है, आगे ना एनडीए का अलायंस है, एनडीए का गठबंधन है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ठीक है। लेकिन तुम मान लो किस स्टेट में रहते हो, मान लो तुम रहते हो किस में, कर्नाटका में। कहाँ रहते हो, कर्नाटका में। लेकिन कर्नाटका में तो सरकार किसकी है, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, क्या इंडिया में ये वाला सिस्टम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती है? बिल्कुल बनती है। लेकिन फेडरल होने का दूसरा पॉइंट क्या है कि फेडरल वो उस कंट्री को बोला जाता है, उस कंट्री को फेडरल कंट्री बोला जाता है जहां पर डुअल सिटीजनशिप हो। क्या हो, डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या, मतलब स्टेट की अलग सिटीजनशिप हो और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कंट्री की अलग सिटीजनशिप हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इंडिया की बात करूं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या, मतलब हर नागरिक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो यूएसए का सिटीजन तो है ही, उसके साथ साथ मान लो कि वो अलास्का स्टेट में रहता है, अलास्का स्टेट में, तो वो अलास्का का अलग से सिटीजन है लेकिन बाकी स्टेट्स का सिटीजन नहीं है। लेकिन तो इनके पास क्या हुआ, डुअल मेंबरशिप हो गई, डुअल सिटीजनशिप हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंडिया में ऐसा है क्या, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब इंडिया पूरी तरीके से फेडरल नहीं है लेकिन आधा फेडरल है। इसका मतलब इंडिया क्वासी फेडरल कंट्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जब इंडिया में 2 अलग अलग गवर्नमेंट्स बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ अभी तो होती होगी। अरे बोलो भैया, होती होगी ना, टैक्स के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, एक्सेट्रा, पॉलिसीज के ऊपर, लॉस के ऊपर लड़ाई होती होगी। तो इनकी लड़ाइयों को कौन सॉल्व करेगा, कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या, सेंटर और स्टेट के बीच की जो लड़ाई है ये कौन सॉल्व कर रहा है,
ये सॉल्व कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और इसी को बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। लेकिन स्टेट और स्टेट के बीच में भी तो लड़ाई हो सकती है, स्टेट वर्सेस स्टेट की भी तो लड़ाई हो सकती है। मान लो जैसे महाराष्ट्र और कौन, महाराष्ट्र की सरकार और कर्नाटका की सरकार लड़ती रहती है, किसको लेकर, बेलगाम वाले रीजन को लेकर। क्यों लड़ती है? बेलगाम ये वाला एरिया पड़ता कहाँ पर है? पड़ता कर्नाटका में, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? मराठी में बात करते हैं। तो महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि भैया ये बेलगाम वाला एरिया हमारे अंडर में आना चाहिए। कर्नाटका वाले बोलते हैं कि अपने लोगों को ले जाए, एरिया तो हमारे पास आएगा। ठीक है, तो स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई कौन सॉल्व करेगा? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि सेंटर की सरकार वर्सेस बहुत सारे स्टेट्स भी हो सकता है क्या? ठीक है, तो ये वाला सीन भी कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? डन है क्या? पक्की बात है क्या? चले आगे। जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, लड़ाइयों को क्या करता है? उसको जज करता है और सही गलत का फैसला करता है बिटवीन द यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट की बीच की लड़ाई हो, या यूनियन और स्टेट के बीच में लड़ाई हो, या यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में की लड़ाई हो, सारी की सारी कौन सॉल्व कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर रहा है। डन। आगे आते हैं अपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या? वही लोअर कोर्ट से यहाँ पे तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, अपील कर दिया। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला, अपील कर दिया। कहाँ पर? हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला, अपील कर दिया। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपीलेट जुरिसडिक्शन। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन किसके पास है? सबके पास है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। डन है क्या? देखो क्या बोल रहा है, ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के पास केस आ सकता है कहाँ से? लोअर कोर्ट से, मतलब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केसेस आ सकते हैं। कौन से केसेस? सिविल केसेस भी आ सकते हैं, प्रॉपर्टी वाले, डाइवोर्स वाले में, ऐसे मैटर्स भी आ सकते हैं। क्रिमिनल केसेस भी आ सकते हैं, आगे ना। क्रिमिनल केसेस का मतलब मर्डर वाले एक्सेट्रा हाई प्रोफाइल केसेस ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस मतलब क्या? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलती है, मान लो किसी ने डिसाइड कर दिया, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में तो नहीं चल रहा। ठीक है, किसी ने लॉ बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करता है? वो सारी की सारी चीज़ें भी डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। डन। आगे आए, चलिए आगे देखते क्या है। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी का मतलब क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है? वो गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे अच्छा कौन समझता है? सुप्रीम कोर्ट समझता है। तो जब भी सरकार को, गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या किसी को भी एडवाइस की जरूरत होती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की, तो वो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। देखो क्या बता रहा है, एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। तो लॉ के बारे में, पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? एडवाइज करता है। किसको? प्रेसिडेंट को, जब प्रेसिडेंट मांगता है तब। ठीक है, ऐसे नहीं कि बार बार प्रेसिडेंट दरवाजा खोलो एडवाइस देनी है, ऐसे नहीं करता। ठीक है, ऐसे करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है तब प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी जाती है। अब वो प्रेसिडेंट मानेगा नहीं मानेगा अलग बात है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एडवाइस देने का काम करता है। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्लियर? चलो आगे देखिए क्या बता रहा है। रिट्स इशू करता है, मैंने बताया था आप लोगों को, फंडामेंटल राइट रिस्टोर करने के लिए। तो फंडामेंटल राइट रिस्टोर करने के लिए 5 रिट्स क्या करता है? इशू करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन से? कैन इशू रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योररी एंड क्वो वारंटो टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 5 रिट्स को क्या करता है? डालता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े अपन। स्पेशल पावर्स, कुछ स्पेशल पावर्स है इसके पास, आइए देखते हैं। कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर्स पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या कर सकता है? किसी भी मैटर को, किसी भी जजमेंट को होल्ड पे रख सकता है, उसको लीव पे रख सकता है कि भैया अभी
इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेंगे, बाद में डिसीजन लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर हो सकता है दंगे हो इसके डिसीजन के ऊपर, ठीक है। तो क्या कर सकता है, इसके पास स्पेशल पावर्स है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। इट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एनी अपील, किसी भी अपील के ऊपर स्पेशल लीव दे सकता है, फ्रॉम एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट से, ठीक है, खुद के जजमेंट से भी, और मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के टेरिटरी में इसके पास इतनी सारी पावर्स है। डन है। आगे देखिए कुछ है क्या हमारे पास, देखिए क्या बता रहा है इन डिटेल। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स बिफोर दैट। और ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनियन वर्सेस स्टेट की लड़ाई है, यूनियन वर्सेस स्टेट की लड़ाई है, ठीक है। तो यूनियन वर्सेस स्टेट की लड़ाई में डायरेक्ट किसके पास जाया जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जाता है, लोअर कोर्ट के पास जाते ही नहीं है, इसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। केसेस इन्वॉल्विंग फेडरल रिलेशंस गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। फेडरल रिलेशंस का मतलब क्या, यूनियन और स्टेट के बीच के जो रिलेशंस है, ठीक है। तो ये सारे के सारे केसेस कहा जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। डन। आगे आते, द ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court establishes it as an umpire in all disputes regarding federal matters। और ये बोल रहा है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है, यस, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंपायर की तरह काम करता है और इनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। जिसकी गलती होती है उसको बोलता है कि भैया तुम्हारी गलती है, तुम्हें इतना पैसा इनको देना पड़ेगा, या फिर तुम्हारी जो गलती है उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। इफ एनी फेडरल कंट्री, in any federal country, legal disputes are bound to arise between the union and the states and among states themselves। और ये बोल रहा है कि किसी भी फेडरल कंट्री में, फेडरल कंट्री का मतलब क्या, जिसमें क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनती हो, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती हो, इसमें क्या होगा, इसमें लड़ाई होनी ही होनी है, ठीक है। किसी भी फेडरल कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तू मैं होनी होनी है। तो इसको डिसाइड, इनके केसेस को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हर कंट्री में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। The power to resolve such cases is entrusted to the Supreme Court of India। और ये बोल रहा है कि ऐसे ही केसेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। डन। आगे आए, इट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज द पावर टू डील विद सच केसेस। ये बोल रहा है कि इसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्यों बोला जा रहा है, इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स है इन केसेस को डील करने की। तो ओरिजिनल डायरेक्ट केस इनके पास आ रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोला जा रहा है। नाइदर द हाई कोर्ट्स नॉर द लोअर कोर्ट्स कैन डील विद सच केसेस। हाई कोर्ट्स भी इन केसेस के साथ डील नहीं कर सकता, और इसके नीचे वाले लोअर कोर्ट्स भी ऐसे केसेस के साथ डील नहीं कर सकते, ठीक है। In this capacity, the Supreme Court not just settles disputes but also interprets the power of union and state government as laid down in the Constitution। और ये बोल रहा है क्या, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच का मैटर सॉल्व नहीं करता है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सही है कौन गलत है और किसकी कितनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स है और यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर्स है, इसको भी क्लियर करता है ताकि दोनों के बीच में क्लियरिटी रहे। डन। आगे आए, देखिए क्या बता रहा है, writs jurisdiction, any individual whose fundamental right has been violated can directly move to the Supreme Court for remedy। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी, तुम हो मैं हूं, अगर हम में से किसी का भी फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर कहाँ से, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, कोई भी फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉयलेट होता है तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको जाना है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, और उनको जाके बोलना है क्या मेरा फंडामेंटल राइट क्या करो, रिस्टोर कर दो। और फंडामेंटल राइट रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट्स जारी करेगा। रिट्स क्या, ऑर्डर्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन गिव स्पेशल ऑर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ रिट्स, और स्पेशल ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट देता है फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन रिट्स कहते हैं। डन। द हाई कोर्ट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स, बताया था मैंने आप लोगों को, हाई कोर्ट्स भी क्या कर सकता है, रिट्स इशू करता है। अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या करता है, आर्टिकल 32 के तहत तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत तुम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। तो हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, रिट्स को इशू करता है। बट द पर्सन्स हुज राइट्स आर वायलेटेड हैव द चॉइस ऑफ आइदर अप्रोचिंग द हाई कोर्ट और अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। तो तुम्हारे पास मर्जी है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें दिल्ली जाना है या फिर अपने स्टेट की कैपिटल में जहां पर तुम्हारा हाई कोर्ट है वहां पर जाना है। तो तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाना हाई कोर्ट जाओ। Done. Through such writs, the court can give orders to execute, to the executive to act or not to act in a particular way। और
इससे वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इन रिट्स के थ्रू, इन स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू सामने वाले बंदे को बोलेगा कि भैया इसके साथ दोबारा क्या नहीं करना, इसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट नहीं करना, ठीक है, और इसके फंडामेंटल राइट को क्या करो, रिस्टोर कर दो। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, अपीलेट जुरिसडिक्शन देखते क्या है। अपीलेट जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। देखिए अपीलेट जुरिसडिक्शन के बारे में क्या बता रहा है ये, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या है, सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास। लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट की अपील हाई कोर्ट के पास जाती है, हाई कोर्ट की भी अपील जाती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बार तुम पहुंच जाओ तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तुम्हारी अपील नहीं जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी कोई चेंज कर सकता है, पता है तुम्हें? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कौन चेंज कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चेंज कर सकता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिल रहा तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना जो केस है वो रख सकते हो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट के पास सारे केसेस नहीं रखे जाते, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का केस हो, अगर जैसे राजीव गांधी को जब मारा गया तो एलटीटी एक ग्रुप था जिसने राजीव गांधी की हत्या करी थी, असैसिनेशन किया था राजीव गांधी का, तो उसमें 16-17 जनों को क्या हो गई थी, फांसी की सज़ा हो गई थी, जो लोग उस प्लानिंग वगैरह में थे राजीव गांधी को मरवाने में जो लोग थे, ठीक है। तो उसमें एक लेडी थी, उस लेडी का केस गया था किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, कि क्योंकि सबको फांसी की सज़ा हो गई थी तो प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उस टाइम पीरियड में केस गया था उस लेडी का। उस लेडी ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, और इस वजह से क्या कर दो, मेरी जो सज़ा है वो कम कर दो, या फिर मुझे सज़ा बच्चा पैदा होने के बाद में दे दो, ऐसा कुछ। तो जो उस टाइम पीरियड के प्रेसिडेंट थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, उनकी कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सज़ा को हटाकर कौन सी पनिशमेंट दे दी थी उनको, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे दी थी। पनिशमेंट तो मिली लेकिन फांसी की जगह चेंज हो गई, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को चेंज कर सकता है, सारे केसेस को नहीं करता, नहीं है, इतना टाइम थोड़ी होता है प्रेसिडेंट के पास, आगे ना। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन में के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सबसे बड़ा कोर्ट अपील का कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डन, आगे आए, चलिए आगे आते हैं। However, High Court must certify that the case is fit for appeal, ठीक है। और लेकिन हाई कोर्ट को क्या बताना पड़ेगा, अगर हम लोग अपील कर रहे हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट को अगर अपील जाती है तो सुप्रीम कोर्ट पहले हाई कोर्ट को पूछेगा कि भैया क्या ये केस जो है वो फिट है अपील के लिए, ये बिना बात के ये सज़ा से बचने के लिए अपील कर रहा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट कह सकता है कि हाँ भैया ये फिट है अपील के लिए, और इनके भी तर्क जो है वो मजबूत है, इनके फैक्ट्स जो है वो मजबूत है, और आप क्या कर लीजिए, इनका केस सुन लीजिए, तब जाके वो केस सुना जाएगा, ठीक है। दैट इज टू से दैट इट इन्वॉल्व्स अ सीरियस मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका मतलब क्या है कि अगर लॉ का इंटरप्रिटेशन चाहिए, लॉ के बारे में पूछना है, या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाला केस है, तो हाई कोर्ट कहता है कि हाँ भैया इस वाले केस को आप ले लो और इस वाले केस को आप सॉल्व कर दो, ठीक है। इन एडिशन इन क्रिमिनल केसेस इफ द लोअर कोर्ट्स हैज सेंटेंस्ड अ पर्सन टू डेथ देन एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। और ये बोल रहा है क्या, अगर लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट का मतलब क्या, अगर सेशन कोर्ट है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट सुना दी, ठीक है, फांसी की सजा सुना दी, तो क्या हो सकता है, तो क्रिमिनल केस, मतलब ऐसे क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, इफ द लोअर कोर्ट हैज सेंटेंस्ड अ पर्सन टू डेथ देन एन अपील कैन बी मेड, तो क्या करा जा सकता है, अपील करी जा सकती है किसको, हाई कोर्ट को, या अपील करी जा सकती है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, कि भैया इसने तो, ये छोटा सा कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसने क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दिया हमें, ठीक है, इतना बड़ा तो क्राइम भी नहीं करा था हमने, ठीक है, हमारी बात सुन लो। तो तब जाकर उनकी, इन लोगों की बात भी क्या करी जाती है, सुनी जाती है। Of course, the Supreme Court holds the powers to decide whether to admit appeals even when appeal is not allowed by the High Court, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, ठीक। मान लो कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ हाई कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से पूछा कि इसका केस लूँ या ना लूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मतलब इसका केस फालतू केस है, इसी ने करा है, ठीक है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस केस को पढ़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भैया नहीं इस केस में दम है और इस बंदे के फैक्ट्स में दम है, तो सुप्रीम कोर्ट बिना हाई कोर्ट की बात माने भी क्या कर सकता है, उस केस को ले सकता है और उस बंदे की बात मान सकता है। डन है, क्लियर, समझ में आ गया है? था आगे आते हैं, देखिए क्या होता है आगे। अपीलेट जुरिसडिक्शन मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है, केस दोबारा से स्टार्ट करना, आगे ना, पहले कहाँ पे केस था,
मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, इंसाफ नहीं मिला, कहाँ गया, हाई कोर्ट में गया, इंसाफ नहीं मिला, फिर कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको रिकंसिडर करेगा, दोबारा से केस सुनेगा पूरा की पूरा, ठीक है। एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व, और उसके अंदर क्या क्या लीगल इश्यूज है, कौन से कानून लग रहे हैं, कैसे कैसे कानून लग रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को सुनेगा और उसके हिसाब से जजमेंट देगा। अच्छा, लेकिन ये हाई कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ेगा, यस, किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ेगा, और उस जजमेंट में अगर गलती दिखी इसको सुप्रीम कोर्ट को, तो उनको भी डांट लगाएगा अच्छे से, हाई कोर्ट को भी और किसको, सेशन कोर्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी, ठीक है, जो नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, इन सबको क्या करेगा, इन सब की नज़र में होता ही है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, चेक करता है, दादा है वो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या बोल रहा है, इफ द कोर्ट थिंक्स दैट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट्स अंडरस्टूड, देन द सुप्रीम कोर्ट विल चेंज द रूलिंग एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो गिव न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन इन्वॉल्व। ये इसको क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस लॉ को समझने में या इस रूल को समझने में जो लोअर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर इन लोगों ने गलती करी है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को भी समझाता है। सबसे पहली चीज़ तो क्या, कि भैया ये रूलिंग तुम लोगों ने गलत करी थी, इसको ठीक कर देना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस जजमेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है, और न्यू जजमेंट दे सकता है, और फिर लोगों को समझाएगा भी कि इस लॉ का क्या मतलब है, इस रूल का क्या मतलब है। The high courts too have appellate jurisdiction over the decisions given by the courts below them, और हाई कोर्ट्स के पास भी क्या है, अपीलेट जुरिडिक्शन है, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स के पास रिट जुरिडिक्शन भी है, हाई कोर्ट्स के पास अपीलेट जुरिडिक्शन भी है, लेकिन हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। हाई कोर्ट्स क्या नहीं कर सकता, स्टेट के बीच के केसेस को या फिर सेंटर और स्टेट के बीच के केसेस को क्या नहीं कर सकता, एज एन एम्पायर या एज अ डिस्प्यूट सॉल्वर सॉल्व नहीं कर सकता, उन केसेस को ले नहीं सकता। बाकी अपीलेट जुरिडिक्शन इसके पास भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस इसके पास आ सकते हैं, ठीक है। और क्या इसके पास क्या है, रिट्स जुरिडिक्शन भी है, फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो जाए तो हाई कोर्ट चले जाओ, है ना, वो वाला सिस्टम तो है इसके पास। आगे आते एडवाइजरी जुरिडिक्शन, क्या हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, आइए देखते हैं। इन एडिशन टू ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पोजेसेस एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है। This means that the President of India can refer any matter that is of public importance which involves interpretation of Constitution to Supreme Court for advice। और ये क्या बोल सकता है कि President of India को अगर कभी भी Constitution से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई क्या चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा जो है हमेशा से खुला हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी आ सकता है एडवाइस लेने के लिए, किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। However, the Supreme Court is not bound to give advice on such matters and the President is not bound to accept such an advice। अब देखो ध्यान से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ सकता है और एडवाइस मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का दिल करेगा तो एडवाइस देगा, सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं करेगा तो एडवाइस नहीं देगा। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एडवाइस दे दी, तो प्रेसिडेंट का दिल करेगा तो उसकी एडवाइस मानेगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं मानेगा। किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी के ऊपर कोई बाउंड नहीं है ना। नो डिसीजन इज बाइंडिंग, नो एडवाइस इज बाइंडिंग। डन। आगे आते, आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, देखो, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। ये क्या बोल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये क्या कर सकता है, किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, चेक कर सकता है दोबारा से, ठीक है, और उस जजमेंट को ठीक भी कर सकता है या फिर नया जजमेंट दे सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी एक जज में, किसी एक केस में उस बंदे को 14 साल की सज़ा दी थी, ठीक है, और वैसा ही सेम केस 20-25 साल बाद आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा पिछले वाले में क्या करा था हम लोगों ने और किस तरीके से सज़ा दी थी, ठीक है। तो देखेगा अच्छा सेम केस था, ऐसा ही केस था कुछ, है ना, मिलता जुलता केस है और इसमें 14 साल की सज़ा दे दी गई थी, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर 14 साल की सज़ा इसको डायरेक्टली दे सकता है। या फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि पहले यार जो केस था इसमें इतनी सज़ा नहीं बनती थी, इसमें क्या करना चाहिए, कम सज़ा होनी चाहिए थी, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस केस को पढ़कर, इसको रिव्यू कर जुडिशियल रिव्यू कर इस वाले केस में सुधार करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये अपने जजमेंट को चेंज भी कर सकता है, अपने जजमेंट को अच्छे बना सकता है और ज़्यादा, ठीक है। और बाकी सारे कोर्ट्स इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं इस चीज़ में। जुडिशियल रिव्यू की पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बता रहा है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट, किसी भी जजमेंट को, प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट, ठीक है, किसी भी जजमेंट को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, किसी भी ऑर्डर को चेंज कर सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, आर्टिकल 137 बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आर्टिकल 144 पे आता है, देखिए क्या बता रहा है, आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
all authorities, civil and judicial, in the territory of India shall act in the aid of the Supreme Court. ये बोल रहा है कि सारी की सारी अथॉरिटीज, सारी की सारी मतलब क्या, सारी की सारी मतलब सारे के सारे कौन, सिविल, सिविल मतलब कौन, सब लोग, ठीक है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, एग्जीक्यूटिव मतलब सारे के सारे ऑफिसर, सारे के सारे मंत्री शंत्री, गवर्नमेंट सरकार, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो कोई भी आ रहा है, सबको क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लॉ क्या है, खराब है, लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने समन किया, करा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है कोर्ट में, तो कितने ही बड़ा नेता हो तुम, ठीक है, तुम कितने ही बड़े क्या हो, ऑफिसर हो, तुम्हें आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरी चीज क्या, जुडिशियल, जुडिशियल मतलब दूसरे जजेस, दूसरे लॉयर्स, दूसरे क्या, मतलब सब, मतलब कुल मिलाकर ये है कि चाहे कोई बंदा जुडिशियल पोस्ट पे हो, यानी कि कोर्ट्स वगैरह में काम करता हो, या कोई बंदा सिविल पोस्ट पे हो, ठीक है, या आम आदमी हो, ठीक है, सबको क्या करना पड़ेगा, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसके हिसाब से होगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको जेल में डालो 15 साल के लिए, तो 15 साल जेल में। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको बाइज्जत बरी कर दो, तो बाइज्जत बरी। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही चलेगी। डन। इंडिया की टेरिटरी में, इंडिया के बाहर नहीं। इसी वजह से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडिया में फ्रॉड करते हैं और बाहर चले जाते हैं, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL और सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL। तो PIL SAL एक ही चीज है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म हैज फ्लरिश्ड इन इंडिया इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। PIL और SAL सेम, वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। क्या होता है PIL, क्या होता है SAL? पहले क्या होता था, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि तुम हो, ठीक है, और तुमने क्या करा, तुमने एक रिक्शा वाले को देखा, ठीक है। ये रिक्शा वाला क्या कर रहा था, ये रिक्शा वाला साइकिल रिक्शा वाला था बेचारा, ठीक है। और साइकिल से किसी पैसेंजर को बिठा के ले आया और बात हुई थी कि भैया इसको 100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बंदा उतरा साइकिल से, और साइकिल से उतरने के बाद इसको 20 रुपये दिए। उसने कहा भैया 4 किलोमीटर चलवा के लाया हूँ, ठीक है, 80 रुपये और दो मुझे, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, इसने रिक्शा वाले को थप्पड़ मार दिया, थाट, ठीक है। अब रिक्शा वाला गरीब बेचारा वो कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। साइकिल रिक्शा वाला है, ऊपर से ई रिक्शा वाला भी नहीं है, ऑटो रिक्शा वाला भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिक्शा वाले को तो क्या नहीं पता, इसको तो नहीं पता ना किस बारे में, कि तुम्हारे पास क्या है, कि इसके पास फंडामेंटल राइट्स है। क्योंकि पढ़ा लिखा होता तो रिक्शा वाला थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये गरीब है बेचारा, पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ, तुमने इस चीज़ को देखा, तुमने बोला कि यार ये रिक्शा वाले के फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, इस बंदे ने इसको मारा, ठीक है, और मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा। तो तुमने क्या कर दिया, तुम चले गए डायरेक्ट किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट में तुमने PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या SAL सोशल एक्शन लिटिगेशन डाल दिया। क्या कि रिक्शा वाले के साथ ऐसा हो रहा है, इसके फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करो, इसके लिए कोई कानून लेकर आओ, इसके बारे में बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमने पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करा, बोलो, ठीक है। इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्लियर है? देखो क्या बता रहा है, द चीफ इंस्ट्रूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज्म, और इसी की वजह से इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसी वजह से लोग क्या करने लग गए, सवाल करने लग गए, लोग क्या करने लग गए, सुप्रीम कोर्ट से पूछने लग गए कि भैया इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, इस वाले केस के बारे में बताओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और लोगों के इंटरेस्ट में काम करने लग गए, इस वजह से इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल एक्शन लिटिगेशन बोला जाता है। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ an individual can approach the courts only if he she has been personally aggrieved, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। मान लो तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, ठीक है, तुम्हारे क्या कर रहे, चाकू वगैरह लग गया, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, किसके पास, हॉस्पिटल जाओगे हॉस्पिटल तो जाओगे, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, केस भी तो करोगे पुलिस स्टेशन में, है ना। कोर्ट के पास जाओगे नहीं जाओगे, जाओगे कि भैया मेरे को मार दिया, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि तुम अपने लिए तो जाते ही हो, लेकिन PIL और SAL ऐसी चीज़ है, PIL या SAL ऐसी चीज़ है, इसमें क्या होता है, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके इंपॉर्टेंस के लिए और सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए भी क्या करते हो, कोर्ट्स के पास जाते हो। इसी को PIL या SAL बोला जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। डन। देखिए बोल रहा है, दैट इज टू से अ पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट कुड मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ
दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979। ये बोला कि ये क्या बोल रहा है कि 1979 तक क्या था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, ठीक है, तुम्हारे साथ गड़बड़ी हो जाए, तुम्हारा कोई क्रिमिनल डिस्प्यूट हो जाए या फिर तुम्हारा कोई सिविल डिस्प्यूट हो जाए तो तुम कोर्ट के पास जाते हो। लेकिन 1979 के अराउंड ये कंसेप्ट चेंज होने लग गया। इन 1979 द कोर्ट सेट द ट्रेंड व्हेन इट डिसाइडेड टू हियर अ केस वेयर द केस वाज फाइल्ड नॉट बाय द अग्रीव्ड पर्सन्स बट बाय द अदर्स ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, तो 1979 में क्या हुआ, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके केसेस नहीं सुनेंगे जिनके साथ ज्यादती हो गई है या जो इन्वॉल्व है उस केस में, बल्कि अगर कोई और बंदा किसी और बंदे का केस लेकर हमारे पास आना चाहता है तो भी आ सकता है। समझ में आ रहा है? डन है क्या? लेकिन पब्लिक के इंटरेस्ट में। एज दिस केस इन्वॉल्व अ कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इट एंड सच अदर केसेस केम टू बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। और क्योंकि देखो ना, वो रिक्शा वाला जो था उसका तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम जानते नहीं हो, लेकिन तुमने देखा उसकी पिटाई होते हुए, ठीक है, लेकिन तुम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, इसी वजह से इसको क्या बोला गया, PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला गया। अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस अबाउट राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, है ना, और इसी टाइम पीरियड में राइट्स ऑफ प्रिजनर्स का भी केस आ गया सुप्रीम कोर्ट के पास। अब देखो, जिन लोगों को उठा के जेल में डाला जा रहा है, ठीक है, तो जेल की कंडीशन तो पता ही नहीं है। जेल में मान लो कोई एक बंदा गया 15 दिन के लिए, ठीक है, 14 दिन के लिए कस्टडी में गया, ठीक है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो जेल में बिठा दिया, उसके बाद 14 दिन के बाद उसकी बेल होगी, बाहर जमानत होगी, बाहर निकल गया। उसने जाकर देखा कि जेल में तो कंडीशन बहुत ख़राब है, जेल में जो लोग रह रहे हैं उनके पास नहाने के लिए पानी नहीं है, उनके पास साबुन नहीं है, उनके पास क्या चूल्हा वगैरह नहीं है, उनके पास सोने की कंडीशंस ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो, ह्यूमन राइट्स भी तो कुछ चीज़ होती है, मानवाधिकार भी तो होता है, ठीक है। उसने बाहर आया और उसने क्या करा, PIL डाल दिया। उसने बोला कि भैया क्या कि ये जो जेल में बैठे हैं लोग, इनको किसकी तरह, जानवरों की तरह रखा जा रहा है, भेड़ों की तरह रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी गंदी तरीके से ये लोग रह रहे हैं और इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, बीमारी फैल जाएंगे, सब मर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इसी टाइम पीरियड में राइट्स ऑफ प्रिजनर्स का केस भी क्या कर लिया, ले लिया था, ठीक है। अब जो जिस बंदे ने क्या करा था, ये केस डाला था, वो अब प्रिजनर थोड़ी था, वो तो बाहर छुटा हुआ है, ठीक है, बेल पे आया हुआ है, लेकिन उसने वो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लिया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PIL बोलते हैं, SAL बोलते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है। दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस sought judicial intervention for protection of existing rights, betterment of life conditions of the poor, protection of environment and many other issues in the interest of public। और इसने क्या करा, इसने आंखें खोल दी, ठीक है, और आंखें खोलने के बाद क्या हुआ, इसने आंखें खोल दी और आंखें खोलने के बाद लोगों ने क्या करा, बहुत सारे क्या लेकर आए, ऐसी पॉलिसीज लेकर आए, ऐसी क्या कहते हैं उसको, केसेस लेकर आए जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में थे, जो कि पुअर्स के इंटरेस्ट में थी, जो कि एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट में थी, है ना, जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें भलाई नहीं मिल रही थी बल्कि पूरे के पूरे सोसाइटी को भलाई मिल रही थी। डन, आगे आते हैं। PIL हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, और ये जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है, ठीक है। अब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लोग क्या करते हैं, लोग ये नहीं सोचते कि मेरा केस नहीं है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, सीधा PIL कर देते हैं, ठीक है, और ये एक जॉब बन गई है जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। थ्रू द PIL द कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द आइडिया ऑफ राइट्स, ठीक है, और PIL के थ्रू कोर्ट ने क्या कर दिया, आइडियाज, राइट का जो आइडियाज है उसको भी क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया गया, ठीक है। क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग एक्सेट्रा आर राइट्स फॉर द एंटायर सोसाइटी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, क्लीन एयर, है ना, अनपॉल्यूटेड क्या, हवा, अनपॉल्यूटेड वाटर, अनपॉल्यूटेड वाटर का मतलब क्या, अनपॉल्यूटेड वाटर का मतलब गंदा पानी ना होना, डिसेंट लिविंग का मतलब क्या, अच्छी लिविंग कंडीशंस होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना, आर राइट्स फॉर द एंटायर सोसाइटी, ये क्या है, ये राइट्स है एंटायर सोसाइटी के लिए। देयरफॉर इट वाज फेल्ड बाय द कोर्ट्स दैट इंडिविजुअल्स एज पार्ट्स ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव द राइट्स टू सीक जस्टिस वेरेवर सच राइट्स वर वायलेटेड। और ये क्या बोल रहा है कि ऐसा माना गया किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, कि जहाँ पर भी राइट्स वायलेट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, वहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, और वो पूरे के पूरे सोसाइटी का जस्टिस होना चाहिए। दोबारा देखिए, इट वाज फेल्ड बाय द कोर्ट्स दैट इंडिविजुअल्स एज पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, इंडिविजुअल्स क्या है, उस सोसाइटी का पार्ट है, मस्ट हैव द राइट टू सीक जस्टिस, उनके पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए जस्टिस को मांगने का, वेरेवर सच राइट्स वर वायलेट, और जहाँ पर भी ऐसे राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, उल्लंघन होता है, उस राइट्स को रिस्टोर करने की पावर उनके पास होनी चाहिए।
डन. Secondly, through PIL and judicial activism of the post-1980 period, the judiciary has also shown readiness to take into consideration rights of those sections who cannot easily approach the courts. ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, PIL का एक और फायदा क्या हुआ, PIL का एक और फायदा ये हुआ कि तुम लोग, ठीक है, मान लो कोई ऐसा बंदा है जो बहुत गरीब है, जिसको राइट्स के बारे में नहीं पता, जिसको कोर्ट्स के बारे में नहीं पता, जिसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, आगे ना, तो वो लोग तो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम लोग उनके लिए क्या कर सकते हो, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो. Important. For this purpose, the judiciary allowed public-spirited citizens, social organizations and lawyers to file petitions on behalf of the needy and the deprived. और ये बोल रहा है कि इसी पर्पस के लिए जुडिशरी ने क्या कर दिया, जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, जो पब्लिक के लिए काम करने वाले, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, इनको अलाउ कर दिया कि तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम भी समाज सेवक बन के क्या कर सकते हो, PIL डाल सकते हो. ठीक है, तो वो लोग PIL डाल सकते, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे वाले ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे वाले लोग PIL डाल सकते और पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं. डन. आ गया है. देखो नेगेटिव साइड ऑफ PIL की नेगेटिव साइड है, हाँ नेगेटिव साइड भी है. क्या, अब देखो बहुत सारे केसेस चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास पहले केसेस कम थे क्या, और केसेस हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, ओवरबर्डन हो गया. ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस इट हैज ओवरबर्डन द कोर्ट्स. सेकेंडली, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज ब्लर्ड द लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर हैंड. अब ये क्या बोल रहा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने क्या करा, जुडिशियल एक्टिविज्म ने, ये काम किसका था, किसका काम था, ये एग्जीक्यूटिव्स का, लेजिस्लेचर का काम था, पार्लियामेंट का काम था पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करने का. ठीक है, लेकिन अब सीन क्या हो रहा है, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रही है. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का काम छीन लिया, लेजिस्लेचर का काम छीन लिया. ठीक है, और दूसरी तरफ क्या, ऑन द वन हैंड एंड द जुडिशरी ऑन द अदर हैंड, और जुडिशरी का काम बढ़ा दिया दूसरे हाथ पे. ठीक है, फिर क्या हो रहा है, द कोर्ट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस व्हिच बिलोंग टू द एग्जीक्यूटिव. और कई बार क्या है, कोर्ट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो लोग कोर्ट्स ऐसे केसेस को भी सॉल्व कर रहे हैं जिनका जवाब उनको नहीं देना है. जिनका जवाब किसको देना है, एग्जीक्यूटिव्स को देना है, मंत्रियों को देना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देना है. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें है हमारे पास. जुडिशरियन राइट्स के बारे में देखिए क्या बता रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 2 ways in which the सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स. ये बोल रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या दिखा रहा है, 2 अलग अलग तरीके दिखा रहा है जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वायलेशंस ऑफ राइट्स की रेमेडी को ठीक कर सकता है. फर्स्ट, इट कैन रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडामस एक्सेट्रा, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना. रिट्स आर्टिकल 32 में ही लिखा गया. ठीक है, और आर्टिकल 32 के थ्रू ही तुम्हारा फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, है ना. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे राइट्स को क्या हो रहा है, राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, 2 रेमेडी दे सकता है. पहला रेमेडी क्या है, रिट्स इशू करना. 5 रिट्स बताए थे मैंने आप लोगों को, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्च्योररी, को वारंटो, प्रोहिबिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये इशू करके क्या कर सकता है, तुम्हारा फंडामेंटल राइट को रिस्टोर कर सकता है. और द हाई कोर्ट्स ऑल्सो हैव द पावर टू इशू रिट्स, ये भी बताया था मैंने, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंडली, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द concerned law as unconstitutional and therefore non-operational, आर्टिकल 13. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अगर कोई ऐसा लॉ बना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही क्या बोल देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा और तुम्हारा राइट तुम्हें मिल जाएगा. एक तो रिट्स इशू करके, या फिर उस राइट को, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाकर. क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 लॉज के बारे में बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से बताता है. तो कौन सा लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है. ठीक है, ये बात कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट. तो अगर वो कानून गलत है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो क्या कर देगा सुप्रीम कोर्ट, उस कानून को ही खत्म कर देगा. डर है. आगे आते हैं, जुडिशियल रिव्यू बाय सुप्रीम कोर्ट. Perhaps the most important power of the Supreme Court is the power of judicial review. ये बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर पावर है. क्यों है सबसे ताकतवर पावर, क्यों है, इस वजह से है क्योंकि ये अपने जजमेंट्स को चेंज कर सकता है, अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, अपने जजमेंट्स को और बेहतर बना सकता है. इस वजह से Judicial review means the power of Supreme Court or High Courts to examine the constitutionality of any law if the court arrives at the conclusion that the law is inconsistent with the provisions of the Constitution. Such a law is declared as unconstitutional and inapplicable. ये बोल रहा है क्या, इसके पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू में कोई भी कानून अगर बनता है,
ठीक है। और अगर कोई भी कानून, जो भी कानून बन रहा है, ठीक है, अगर किसी ने भी बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये केस चला जाएगा किसके पास, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कानून सही है या गलत है। अगर ये कानून गलत है तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा बोल देगा कि भैया क्या है, जुडिशियल रिव्यू, मैंने क्या कर दिया, रिव्यू कर दिया, मुझे पता लग गया कि ये सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और मैंने क्या कर दिया, इस कानून को खत्म कर दिया। समझ में आया नहीं है? ठीक है, आगे आते हैं। द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जैसा वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है, क्या कहता है कि जुडिशरी के पास ये पावर है लॉज को चेक करने की, है ना। However, the fact that India has a written constitution and the Supreme Court can strike down a law that goes against fundamental rights implicitly gives the Supreme Court the power of judicial review। और ये क्या बोल रहा है कि ये तो हमें पता है ना कि इंडिया जो है उसके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता, तो इनडायरेक्टली ये पावर सुप्रीम कोर्ट को कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि तुम क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। Together, the writ powers and the review power of the court make judiciary very powerful। ये बोल रहा है कि रिट्स की पावर और किस चीज़ की पावर, रिट्स की पावर और कौन सी, जुडिशियल रिव्यू वाली पावर, ये क्या करती है, रिट्स की पावर कहाँ पर है, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशियल रिव्यू वाली आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जुडिशरी को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है। In particular, the review power means that the judiciary can interpret the constitution and the laws passed by the legislature। ये क्या बोल रहा है कि पर्टिकुलरली अगर बात करें हम लोग तो रिव्यू पावर क्या कर सकती है, द रिव्यू पावर मीन्स दैट द जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। रिव्यू पावर का मतलब है कि जुडिशरी क्या कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है, एंड द लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, और जो भी लॉज पास कर रहा है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उसको चेक करके बता सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग PILs हैज़ फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ सिटीजन्स। और ये बोल रहा है कि जब से PIL स्टार्ट हुए 1979 के बाद से, तब से सुप्रीम कोर्ट के पास और भी ज़्यादा पावर्स आ गई है सिटीजन्स को उनके राइट प्रोवाइड करने के। क्लियर, डन। आइए आगे आते हैं, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट क्या क्या चल रहा है इसका। The following issues were at the center of the controversy between the parliament and judiciary। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट का क्या हो रहा था, बार बार कन्फ्लिक्ट हो रहा था। जैसे व्हाट इज द स्कोप ऑफ राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सीन क्या था, हमारे पास एक आर्टिकल था, इस आर्टिकल का नाम था आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में लिखा गया था। अब ध्यान से सुनो, फंडामेंटल राइट्स कोई छीन नहीं सकता, यही पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब अगर मेरे पास ज़मीन है, ये ज़मीन मेरे से कोई नहीं छीन सकता, मेरा इस ज़मीन पे मेरा घर है, लेकिन मेरा घर लगा लो कि गांव के बीचों बीच है, ठीक है, यहाँ से सड़क निकालनी है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, मेरे पास आएगी, बोलेगी भैया ये घर जो है इसको हटा दो। ठीक है, हम जितना, ये कितने रुपए की ज़मीन है, मैं बोलूँगा कि भैया 5 करोड़ की है, तो सरकार बोलेगी कि भैया क्योंकि हम तुम्हारा घर हटा रहे हैं, हम तुम्हें 3 गुना ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये घर हटाना पड़ेगा, आप कहीं और बना लो, और इसके बीच में क्या बनेगी, सड़क बनेगी। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि भैया फंडामेंटल राइट कोई हटा नहीं सकता मेरा घर यहाँ से। अब सरकार डेवलपमेंट कैसे करे फिर, राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। तो हुआ क्या, उस टाइम पीरियड में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की बात करी गई कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है इसको हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट को हटा नहीं सकते, पार्लियामेंट ने फिर भी हटा दिया। पार्लियामेंट ने बोला कि हम लोगों ने पास कर दिया और हटा दिया इसको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की तू में हो गई। ठीक है, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इंटरप्रेट करा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया देखो ऐसा है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं हिला सकता कोई। क्या नहीं हिला सकता, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई हिला नहीं सकता। क्वेश्चन ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू स्पीच, ये सारे के सारे, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी जैसी चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्या कर दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने आर्टिकल 13(1) क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर सरकार ने एक नया आर्टिकल ऐड करा कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 300A, ये भी क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है। लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिर्फ आर्टिकल 12 से 35 तक का होता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी
इसका क्या सीन है? राइट टू प्रॉपर्टी अब लीगल राइट है, हमारे पास कानूनी अधिकार है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जब सरकार मांगेगी देना पड़ेगा। डन, क्लियर है? तो देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, एब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है? क्या वो फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकती है, कम कर सकती है, अब्रिज कर सकती है, खत्म कर सकती है, या एब्रोगेट कर सकती है, कंप्लीटली खत्म कर सकती है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हिला नहीं सकती, बाकी जो मर्जी कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, निकाल के फेंक सकती है, किसी भी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ नहीं लगाएगी। क्वेश्चन ये उठा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पता कैसे लगा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैं गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, जब भी बात आएगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, मुझसे पूछने आ जाना कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर तुम्हें। ठीक है, चलो आगे आते। What is the scope of the parliament's power to amend the constitution? तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की? बिल्कुल पावर है। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या होते हैं पार्लियामेंट में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होते हैं। ठीक है, कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को दबाया जा सकता है? ठीक है, इस चीज़ का आंसर आप लोग देंगे मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हमारी जो वीडियो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।